लोग कहते हैं सच बोलो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कौन सा सच। कई विचार ऐसे हैं जो इतने असहज हैं कि उन्हें न सिर्फ अस्वीकार बल्कि दफन कर दिया गया। कुछ सच्चाइयां इंसान को झकझोर देती है, इसलिए समाज उन्हें खतरनाक कहता है। मगर क्या वो खतरनाक है या सिर्फ बिल्कुल सच्चे? आज हम उन्हीं बैन किए गए आइडियाज की बात करेंगे जो इतने गहरे हैं कि अगर आम इंसान समझ जाए तो शायद वो कभी पहले जैसा न रह पाए। हर विचार एक धक्का है, तुम्हारे सोचने के तरीके, तुम्हारी नैतिकता और तुम्हारे विश्वासों पर। अगर तुम तैयार हो सच के सबसे अनकहे रूपों से सामना करने के लिए, तो चलो शुरुआत करें। चैप्टर 1। पावरलेसनेस इज engineered नॉट नेचुरल। बचपन से ही इंसान को एक ऐसी व्यवस्था में ढाल दिया जाता है जहां उसे यह सिखाया जाता है कि उसके पास सीमित शक्ति है। बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो वो केवल पढ़ना लिखना नहीं सीखता, बल्कि वो आज्ञाकारिता, नियम पालन और ऊपर से आने वाले आदेशों को स्वीकार करना भी सीखता है। वहां वो यह नहीं सीखता कि कैसे सोचना है, बल्कि उसे यह सिखाया जाता है कि कैसे वो जो बताया जा रहा है उसी को सही माने। स्कूल एक संस्थागत प्रयोगशाला है जो समाज के लिए सुलझे हुए नागरिक तैयार करती है, लेकिन उसकी कीमत होती है सोचने की स्वतंत्रता और आत्मविश्वास। हम मानते हैं कि दुनिया स्वाभाविक रूप से असमान है, लेकिन यह असमानता एक डिजाइन का हिस्सा है। यह सोच कि कुछ लोग ऊपर होते हैं और कुछ नीचे, यह नैतिक या प्राकृतिक नहीं है। यह एक सामाजिक संरचना है जो बार बार दोहराई जाती है ताकि एक विशेष वर्ग को शक्ति और दूसरे वर्ग को निर्भरता की स्थिति में रखा जा सके। शक्तिहीनता कोई संयोग नहीं है, यह गहराई से सोची समझी प्रक्रिया का नतीजा है। जब बच्चा कोई सवाल पूछता है जो व्यवस्था के लिए असहज हो, तो उसे चुप करा दिया जाता है। इतना मत सोचो, यह तुम्हारे समझने की चीज नहीं। बड़ों की बातें मत करो। ये सारे वाक्य दरअसल उस कच्चे मन को यह सिखाते हैं कि सवाल करना असुरक्षित है। सोचने का अधिकार केवल गिने चुने लोगों के पास है। धीरे धीरे इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है और सत्ता यह जानती है, इसलिए वह कभी चाहती ही नहीं कि आप अपने भीतर झांको। वह चाहती है कि आप निर्देशों पर चलो, तय किए गए रास्ते पर चलो, वही बनो जो उससे अपेक्षित है। यही कारण है कि पावरफुल इंसानों की जरूरत नहीं होती व्यवस्था को। उसे आज्ञाकारी लोग चाहिए जो नियम माने, टैक्स दे और कभी ना पूछे कि ये नियम बनाए किसने और किसके लिए। मीडिया एक और शक्ति है जो इस डिजाइन को बनाए रखती है। वो लगातार यह दिखाती है कि पावरफुल लोग विशेष होते हैं। अमीरों के घर, राजनेताओं की रैलियां, बड़े बड़े नेताओं की भाषण, सब कुछ इस विचार को पुष्ट करता है कि पावर किसी खास को ही मिलती है। आम आदमी केवल दर्शक है, एक उपभोक्ता है, निर्माता नहीं। धीरे धीरे इंसान अपनी सीमित भूमिका को स्वीकार कर लेता है और यह स्वीकार करना ही उसका बंधन बन जाता है। शक्तिहीनता को प्राकृतिक मान लेना सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। हम मान लेते हैं कि यह हमारी नियति है, जबकि यह हमारी दशा बनाई गई है। धार्मिक संस्थाएं भी इसमें भागीदार है। जब कोई व्यवस्था यह सिखाती है कि तुम्हारा दुख एक परीक्षा है और तुम्हारा कष्ट किसी स्वर्ग के टिकट का हिस्सा है, तो वह दरअसल तुम्हें यहीं झुकाए रखने की भूमिका निभा रही है। अगर कष्ट झेलना पुण्य है, तो फिर विद्रोह पाप बन जाता है। और यही सत्ता चाहती है कि तुम चुप रहो, सहो और अपनी हालत को भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लो। यहां तक कि भाषा भी एक हथियार बन जाती है। शक्तिशाली लोग गवर्न करते हैं, जबकि आम लोग प्रशासित होते हैं। सत्ता के निर्णय को नीति कहा जाता है और जनता के सवालों को विरोध। भाषा में ही स्पष्ट कर दिया जाता है कि किसका स्थान कहां है। जो लोग इस व्यवस्था से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उन्हें अलग कर दिया जाता है। उन्हें असामाजिक, अराजक, खतरनाक कहा जाता है।
यही लेबल उन्हें समाज से काटने का औजार बन जाते हैं। उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। शक्तिहीनता की सबसे गहरी चाल यही है। ये तुम्हें इतना सामान्य बना देती है कि तुम खुद पर शक करने लगते हो अगर तुम व्यवस्था से अलग सोचते हो। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हर कोई पावरफुल हो सकता है? क्या यह संभव है कि सभी के पास समान शक्ति हो? जवाब है शायद नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ज्यादातर लोग पूरी तरह शक्तिहीन हो। समस्या असमानता नहीं, बल्कि जानबूझकर बनाई गई विवशता है। समाज की संरचना इस तरह बनाई गई है कि अधिकतर लोग चाहकर भी कुछ बड़ा सोचने, कहने या करने से डरते हैं। डर यह सबसे गहरा औजार है शक्तिहीनता को बनाए रखने का। डर भविष्य का, डर असफलता का, डर अपमान का। जब एक इंसान को यह यकीन दिला दिया जाता है कि अगर उसने व्यवस्था को चुनौती दी तो उसका सब कुछ छिन जाएगा, तब वो चुपचाप वही करता है जो उसे बताया गया है। कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें थोड़ी बहुत सहूलियत मिल रही है, एक नौकरी, एक घर, थोड़ी सुरक्षा, तो यह पर्याप्त है। लेकिन यह अपर्याप्तता को पर्याप्त मानना भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है। किसी को इतना दे दो कि वह विद्रोह के बजाय संतोष में जीने लगे, और यह संतोष दरअसल सबसे बड़ा जाल है। शक्तिहीनता की डिजाइन सिर्फ मानसिक या सामाजिक नहीं होती, यह शारीरिक भी होती है। शहरीकरण, भीड़, सीमित स्थान, निगरानी, ये सब इंसान को यह महसूस कराते हैं कि वह हर वक्त देखा जा रहा है, आंका जा रहा है और मापा जा रहा है। सर्वेलेंस एक अदृश्य जेल है जहां इंसान अपने भीतर ही बंद हो जाता है। यह व्यवस्था कभी नहीं चाहती कि तुम खुद को शक्तिशाली महसूस करो। इसलिए वह तुम्हें दूसरों से तुलना कराती है ताकि तुम हमेशा अपने को किसी से कम महसूस करो। तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं रहने देती ताकि तुम हमेशा किसी चीज की तलाश में रहो, और इस तलाश में कभी उस सवाल तक ना पहुंचो कि क्या मैं अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा हूं। जैसे जैसे यह संरचना मजबूत होती जाती है, वैसे वैसे इंसान अपनी वास्तविक शक्ति को भूल जाता है। उसे लगता है कि बदलाव असंभव है, क्रांति केवल फिल्मों और किताबों में होती है, और असली जिंदगी बस सरवाइव करने का नाम है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बार जब कोई इंसान सवाल करता है, प्रतिरोध करता है या सिर्फ सच बोलता है, वह उस डिजाइन के खिलाफ जाता है। इसलिए शक्तिहीनता को डिजाइन किया गया है ताकि तुम उस संघर्ष को शुरू ही ना करो, ताकि तुम पहले ही मान लो कि यह लड़ाई हारने के लिए है। और अगर तुम मान लो कि तुम हार चुके हो, तो किसी को तुम्हें हराने की जरूरत ही नहीं। जो व्यवस्था लोगों को शक्तिहीन बनाती है, वह उन्हें इंसान से संसाधन बना देती है, और संसाधनों से सवाल नहीं पूछे जाते, उनसे काम लिया जाता है। आज अगर तुम्हें यह लग रहा है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी आवाज की कोई कीमत नहीं है, तो यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह उस व्यवस्था की सफलता है जिसने तुम्हें यह महसूस कराया। लेकिन हर बार जब कोई इंसान यह समझ लेता है कि उसकी शक्तिहीनता उसकी असलियत नहीं, बल्कि एक डिजाइन है, वहीं से बदलाव शुरू होता है। शक्ति हमेशा भीतर से शुरू होती है, और शक्तिहीनता भी वहीं पनपती है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि तुम कब अपनी आंखें खोलते हो। चैप्टर 2, Sacrifice becomes easier when the victims are silent। हर सभ्यता ने किसी न किसी रूप में बलिदान की संस्कृति को जन्म दिया है। कभी धार्मिक अनुष्ठानों में, कभी युद्धों में, और कभी नीति के नाम पर। समाज ने हमेशा कुछ लोगों को त्याग देने का तर्क खोजा है ताकि शेष लोग स्थिरता और व्यवस्था का भ्रम बनाए रख सकें। लेकिन जो बात सबसे कम कही जाती है वह यह है, बलिदान सबसे आसान तब हो जाता है जब जिसे बलि चढ़ाया जा रहा है वह चुप है। चुप्पी किसी शांति की निशानी नहीं होती। कई बार चुप्पी एक खामोश चीख होती है, एक ऐसा विरोध जो बाहर नहीं आ पाता। जब पीड़ित को ही यह यकीन दिला दिया जाए कि उसकी आवाज की कोई अहमियत नहीं है, तब उसका मौन ही उसकी मृत्यु की अनुमति बन जाता है।
कई बार बलिदान एक स्पष्ट हिंसा नहीं होता। ये एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जहां एक वर्ग को धीरे धीरे सोची समझी योजना के तहत हाशिए पर डाल दिया जाता है। वे लोग जिनकी आवाजें कमजोर होती हैं, जिनकी उपस्थिति अनदेखी होती है, वही लोग पहले बलिदान में आते हैं। और यह प्रक्रिया इतनी चुपचाप होती है कि देखने वाले भी इसे व्यवस्था का हिस्सा मान लेते हैं। इतिहास उठाकर देखिए, हर बड़े सामाजिक परिवर्तन से पहले कुछ न कुछ तबकों की चुप्पी ने उस बदलाव की कीमत चुकाई है। जिन लोगों को आवाज दी जानी चाहिए थी, उन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाजें या तो दबा दी गई या उपहास का विषय बना दी गई। कभी जाति के नाम पर, कभी नस्ल के नाम पर, कभी लिंग के नाम पर समाज ने यह तय किया कि किसकी पीड़ा महत्वपूर्ण है और किसकी नहीं। जब एक वर्ग को बार बार बताया जाए कि उसकी तकलीफें सामान्य है, छोटी है या तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है, तो वह अंततः मान लेता है कि संघर्ष करने का कोई अर्थ नहीं है। और यहीं पर सत्ता को वह मौन मिल जाता है जिसकी उसे जरूरत थी। बलिदान तब नैतिक समस्या नहीं रह जाता, वह व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। कभी कभी सत्ता सीधे हत्या नहीं करती, वह धीरे धीरे पीड़ित को इतना अदृश्य बना देती है कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। आर्थिक संसाधनों से काट देना, शिक्षा से दूर रखना, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी न देना, ये सब मूक हिंसा के तरीके हैं। जब कोई अपनी जगह, अपना मूल्य, अपनी आवाज भूलने लगता है, तब वह सिर्फ बलिदान नहीं होता, वह एक प्रयोग का हिस्सा बनता है। सत्ता को यह अच्छी तरह पता है कि खुला विरोध एक आंदोलन को जन्म दे सकता है, लेकिन मौन विरोध आत्महत्या में बदल सकता है। और आत्महत्या व्यवस्था के लिए सबसे सुविधाजनक पराजय है। आज भी हम रोज देखते हैं कि समाज के किन वर्गों को लगातार खोया जा रहा है। किसान, मजदूर, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, ये सभी ऐसी संरचनाओं में फंसे हुए हैं जहां उनका त्याग एक आम बात बन चुकी है। लेकिन अधिकतर लोग तभी सुनते हैं जब कोई चिल्लाता है, और ये वर्ग चिल्ला नहीं पाते क्योंकि उन्हें यह सिखाया गया है कि उनकी आवाज जरूरी नहीं है। बलिदान को एक महानता की भावना से जोड़ दिया गया है। इतिहास कहता है कि जिन्होंने खुद को कुर्बान किया वही नायक बने, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि क्या वह बलिदान स्वेच्छा से था या सामाजिक दबाव का परिणाम। क्या उन्होंने वाकई खुद को त्यागा या उन्हें इस हद तक ढकेला गया कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। चुप्पी को महिमा मंडित कर देना भी सत्ता का हथियार है। संस्कार, शालीनता, धैर्य, ये शब्द ऐसे गहने बन गए हैं जिनके नीचे असली दर्द छुपा दिया जाता है। समाज कहता है कि जो सहन करता है वह महान है, पर वो यह नहीं बताता कि वह सहन क्यों कर रहा है। कभी कभी बलिदान करने वाले खुद को दोषी समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने ही कुछ गलत किया है, इसलिए उन्हें हटाया गया, छोड़ा गया, कुचला गया। जबकि सच ये है कि उन्हें व्यवस्था की रक्षा के लिए बेतरतीब ढंग से चुना गया। जब किसी को यह यकीन दिला दिया जाए कि उसकी पीड़ा का कारण वही खुद है, तो वह कभी सवाल नहीं करता। और वही सत्ता चाहती है। जो लोग बोलते हैं उन्हें अक्सर खतरनाक माना जाता है, लेकिन जो लोग चुप रहते हैं वे व्यवस्था को सबसे ज्यादा सहूलियत देते हैं। और इसीलिए इतिहास को केवल उन्हीं के बलिदानों की जरूरत पड़ती है जो बोल नहीं सकते। जब पीड़ित खामोश होता है तो उसे इस्तेमाल करना, हटा देना या मिटा देना बहुत आसान हो जाता है। बलिदान की प्रक्रिया को रोकने का पहला कदम यही है, मौन को तोड़ना। जब तक आवाजें नहीं उठेंगी, तब तक ये चयनित बलिदान एक नीति के रूप में चलता रहेगा। समाज को बार बार यह याद दिलाना जरूरी है कि सभी की पीड़ा महत्वपूर्ण है। यह तय करना कि किसका दर्द मान्य है और किसका नहीं, यही सबसे खतरनाक अन्याय है। चुप रहना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन जब वह विकल्प मजबूरी में बदल जाए तो वह शोषण बन जाता है। आज अगर कोई यह महसूस कर रहा है कि उसकी आवाज को सुना नहीं जा रहा या उसकी उपेक्षा की जा रही है, तो यह केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह एक सामाजिक डिजाइन का हिस्सा है।
बलिदान को रोका नहीं जा सकता जब तक कि पीड़ित बोलना न शुरू करे। और शायद तभी समाज को यह एहसास होगा कि चुप्पी सिर्फ शांति नहीं होती, कई बार वह सबसे बड़ा विरोध होती है जिसे कोई सुन नहीं पाता। इसलिए अगली बार जब कोई व्यक्ति चुप मिले तो यह मत मानना कि वह संतुष्ट है। हो सकता है वह सबसे बड़ा अन्याय झेल रहा हो, बस उसने अब तक हिम्मत नहीं जुटाई बोलने की। चैप्टर 3, When freedom is redefined as chaos। स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द जो इंसानों के भीतर सबसे गहरे स्तर की आकांक्षा को छूता है। हम इससे प्रेम करते हैं, इसके लिए लड़ते हैं, और जब कोई हमें इससे वंचित करता है तो क्रांति जन्म लेती है। लेकिन इस अध्याय का सवाल है, क्या हो अगर स्वतंत्रता को ही धीरे धीरे अराजकता के रूप में परिभाषित कर दिया जाए? क्या तब भी हम उसकी रक्षा करेंगे या फिर हम खुद उससे डरने लगेंगे? इस अध्याय में हम उस खतरनाक मानसिक और सामाजिक ट्रिक को एक्सप्लोर करेंगे जहां पावर स्ट्रक्चर धीरे धीरे फ्रीडम को एक खतरे के रूप में दोबारा परिभाषित कर देते हैं, और हम एक समाज के रूप में इस पुनर्परिभाषा को स्वीकार कर लेते हैं। सेक्शन 1, शब्दों का मनोवैज्ञानिक शस्त्रीकरण। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शब्द सिर्फ संप्रेषण का माध्यम नहीं होते, बल्कि ये सामाजिक प्रोग्रामिंग के सबसे ताकतवर हथियार है। फ्रीडम, जब इस शब्द को बार बार नकारात्मक संदर्भों में दोहराया जाता है, जैसे अत्यधिक स्वतंत्रता समाज को अस्थिर कर देती है, आजादी के नाम पर अराजकता, स्वतंत्रता से अनुशासन खो जाता है, तो धीरे धीरे समाज का सामूहिक अवचेतन इस शब्द को खतरे से जोड़ने लगता है। यही वह मानसिक पुनर्प्रोग्रामिंग है जिससे फ्रीडम अब सुरक्षा के विरुद्ध लगने लगता है। सेक्शन 2, पावर स्ट्रक्चर और डर की पॉलिटिक्स। हर तानाशाही या कंट्रोल ओरिएंटेड सिस्टम की शुरुआत सुरक्षा की बात से होती है। वो कहते हैं, हम तुम्हें बचा रहे हैं, तुम्ही से। और फिर वे धीरे धीरे स्वतंत्रता को एक समस्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं। विचारों की स्वतंत्रता एज देशद्रोह का खतरा, भाषण की स्वतंत्रता समाज में नफरत का बीज, निजी निर्णयों की स्वतंत्रता, कानून के लिए चुनौती। जब लोग डरे हुए होते हैं तो वे सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता का सौदा कर लेते हैं, और यह सौदा अक्सर स्थायी हो जाता है। सेक्शन 3, मीडिया, नैरेटिव और डर का प्रबंधन। मीडिया, विशेष रूप से आज के एल्गोरिथम ड्रिवन मीडिया, इस रिडेफिनिशन के लिए एकदम परफेक्ट इंजन बन गया है। क्लिकबेट हेडलाइंस जैसे अत्यधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण समाज में बढ़ रही हिंसा, फ्री स्पीच के नाम पर फैलाई जा रही नफरत, सिर्फ कानून से डर ही सभ्यता बनाए रख सकता है। ये नैरेटिव एक धीरे धीरे जलने वाली आग की तरह है, एक ऐसी आग जो हमारे चेतन दिमाग को नहीं, हमारे अवचेतन को बदलती है। लोग अब यह मानने लगते हैं कि थोड़ी बहुत आजादी छोड़नी पड़ेगी ताकि सब कुछ कंट्रोल में रहे। सेक्शन 4, दार्शनिक जड़ें। हक्सले बनाम ओनरवेल। जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1924 में दिखाया गया डर सीधा, क्रूर और निगरानी आधारित था, लेकिन एल्डस हक्सली की किताब ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक और दिशा दिखाती है। एक ऐसी दुनिया जहां लोगों को इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, इतना कंफर्ट दे दिया जाता है कि वे खुद ही स्वतंत्रता को बोझ मानने लगते हैं। वे कहते हैं, फ्रीडम नहीं, मुझे केवल एंटरटेनमेंट दो। जब लोग अपने समय और सोच को पसंद की गई कैद में लगा देते हैं, तो पावर स्ट्रक्चर को स्वतंत्रता को केओस कहने की जरूरत नहीं होती। लोग खुद ही उसे अनावश्यक मानने लगते हैं। सेक्शन 5, ग्रुप साइकोलॉजी और सोशल कंफॉर्मिटी। ग्रुप साइकोलॉजी में यह सिद्ध हो चुका है कि लोग भीड़ का हिस्सा बनने के लिए अपनी परसेप्शन और एथिक्स तक बदल सकते हैं। अगर समाज में फ्रीडम को बार बार खतरनाक बताया जाए तो लोग उसी को सही मानने लगते हैं जो उनके कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब न करे। इस स्थिति को सोशल होमियोस्टेसिस कहा जा सकता है, जहां सिस्टम स्टेटस क्वो को बचाने के लिए खुद को सेल्फ रेगुलेट करता है। यह भीड़ की चुप्पी है
वही चुप्पी जो सबसे बड़े नियंत्रण का माध्यम बनती है। सेक्शन 6, आधुनिक उदाहरण, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म और टेक कंट्रोल। आज की दुनिया में सोशल मीडिया कंपनियां, डेटा कंपनियां और सरकारें एक जटिल गठबंधन बना चुकी है, जहां सर्वेलेंस को सुरक्षा का पर्याय बना दिया गया है। गूगल, फेसबुक, टिकटॉक, ये केवल ऐप नहीं है, ये आपकी बिहेवियरल फ्रीडम के आर्किटेक्ट हैं। जब फ्रीडम को पर्सनल डेटा की खुली खपत कहा जाने लगे, तो केओस वो नहीं होता जो आप करते हैं, बल्कि वो होता है जो आप सोचने से भी डरने लगते हैं। सेक्शन 7, इतिहास से सबक, द रीडेफिनिशन टेक्निक्स। हिटलर ने फ्री स्पीच को समाज विरोधी कृत्य घोषित किया था। माओ ने स्वतंत्र सोच को राज्य विरोध माना। लेकिन सिर्फ तानाशाही नहीं, लोकतंत्रों में भी फ्रीडम को केओस से जोड़ने का सटल तरीका अपनाया गया। आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा नीति, डिजिटल सेंसरशिप के लिए नैतिक कारण, सर्वेलेंस को सेफ्टी नेट के रूप में बेचना। इस रिडेफिनिशन टेक्निक की खास बात यह है कि यह कभी हिंसात्मक नहीं दिखती। यह एक नैतिक मुसौटे के पीछे छिपी रहती है। सेक्शन 8, निष्क्रिय सहमति, द क्वाइट बिट्रेयल। सबसे खतरनाक सहमति वो होती है जो दी नहीं जाती, लेकिन मान ली जाती है। लोग विरोध नहीं करते क्योंकि विरोध करने वालों को क्योटिक कहा गया है। लोग सवाल नहीं उठाते क्योंकि सवाल उठाने वालों को असामाजिक ठहराया गया है। और इस तरह हम धीरे धीरे उस आजादी को खो देते हैं जिसकी हमें जरूरत है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई पानी में डूब रहा हो और सोच रहा हो कि ये तो तैरना सीखने जैसा है। सेक्शन 9, द इनर बैटल, फ्रीडम बनाम आराम। इस पूरे नैरेटिव के पीछे एक गहरी सच्चाई है। हम आराम को स्वतंत्रता से ज्यादा पसंद करने लगे हैं। फ्रीडम में रिस्क है, निर्णय लेने की जिम्मेदारी है, असहमति का साहस है। लेकिन कंफर्ट, वह मीठा झर है जो हमें धीरे धीरे आत्मसमर्पण सिखा देता है। यह अध्याय पूछता है, क्या तुम स्वतंत्रता के लिए डिस्कंफर्ट सहने को तैयार हो, या फिर केओस से बचने के नाम पर तुम अपनी चुप्पी में सुरक्षित रहना चाहोगे? कॉन्क्लूजन, जब स्वतंत्रता अराजकता कहलाने लगे, जब कोई विचार इतनी बार दोहराया जाए कि वह सामान्य लगने लगे, तो समझ लेना चाहिए वह विचार अब सत्य नहीं, एक प्रोग्राम बन चुका है। आज की सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों या बंदूकों से नहीं, बल्कि शब्दों, परिभाषाओं और परसेप्शन से लड़ी जा रही है। स्वतंत्रता को बचाने के लिए हमें सबसे पहले उसे फिर से समझना होगा, उस केओस से बाहर जिसे जानबूझकर उसकी छाया बना दिया गया है। चैप्टर 4, ओबीडियंस ऑफन हाइड्स रिजेंटमेंट। आज्ञाकारिता को अक्सर एक गुण माना जाता है, एक ऐसा व्यवहार जो अनुशासन, विनम्रता और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक समझा जाता है। परंतु क्या यह सद्गुण वास्तव में सद्भावना से आता है, या यह किसी गहरे, अनकहे असंतोष की सतही अभिव्यक्ति है? हर बार जब कोई व्यक्ति बिना सवाल किए किसी आदेश को मान लेता है, तो समाज उसे एक अच्छे नागरिक, कर्मचारी या बच्चे का तमगा देता है। लेकिन इस अच्छाई की परत के नीचे क्या छुपा होता है? एक ऐसी भावनात्मक परत जिसे शायद न वह व्यक्ति स्वयं पहचान पाता है, न ही समाज। आज्ञाकारिता की जड़ें अक्सर बचपन से ही बो दी जाती है। एक बच्चा जब पहली बार ना कहता है, तो उसे डांट पड़ती है। जब वह सवाल करता है, तो कहा जाता है, बड़ों से बहस मत करो। धीरे धीरे वह समझ जाता है कि चुप रहना, हाँ कहना और मान लेना ही सुरक्षित रास्ता है। परंतु यही चुप्पी जब वर्षों तक भीतर जमा होती है, तो वह भावनात्मक विष बन जाती है। यहां से एक गहरा मनोवैज्ञानिक विरोधाभास जन्म लेता है। बाहरी तौर पर आज्ञाकारी व्यक्ति भीतर ही भीतर असंतोष से भरता चला जाता है। उसकी आत्मा सवाल पूछना चाहती है, लेकिन जुबान पर ताले लगे होते हैं। वह विद्रोह करना चाहता है, लेकिन उसके भीतर का कंडीशनिंग सिस्टम उसे यही सिखाता है, सहन करो, चुप रहो, मत लड़ो। इस तरह आज्ञाकारिता एक प्रकार का सोशल आर्मर बन जाती है। यह व्यक्ति को टकराव से बचाने का भ्रम देती है, लेकिन उसकी स्वायत्तता की कीमत पर। इस आर्मर के नीचे जो भावनाएं दबी रहती है, वे कभी गिल्ट,
कभी एंजाइटी और कभी अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस के रूप में बाहर आती है। आइए इस भावनात्मक संघर्ष को एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझते हैं। कंडीशनड ओबीडियंस और साइलेंट रिजेंटमेंट का चक्र। मानव मस्तिष्क रिवॉर्ड और पनिशमेंट के चक्र से संचालित होता है। जब बच्चा किसी आदेश का पालन करता है और उसे प्रशंसा या सुरक्षा मिलती है, तो मस्तिष्क इस व्यवहार को रीइंफोर्स करता है। यह रीइंफोर्समेंट धीरे धीरे आज्ञाकारिता को स्वचालित प्रतिक्रिया बना देता है। परंतु यह कंडीशनिंग तब एक प्रॉब्लम बन जाती है जब व्यक्ति की खुद की इच्छाएं, सीमाएं और असहमति दबा दी जाती है। धीरे धीरे वह एक ऐसा मानव बन जाता है जो हाँ कहने में दक्ष है, लेकिन ना कहने से डरता है। यह भय केवल दूसरे के गुस्से का नहीं होता, यह उस गहरे शेम का होता है जो उसे बुरा इंसान महसूस कराता है अगर वह असहमति जताए। यहां से एक साइकोलॉजिकल स्प्लिट शुरू होता है। एक ओर सामाजिक रूप से स्वीकार्य चेहरा, विनम्र, आज्ञाकारी, शांत, और दूसरी ओर सप्रेस्ड एंगर, अनस्पोकन डिसेंट और एक मौन विद्रोह जो अंदर ही अंदर जड़े फैलाता है। द साइकोलॉजी ऑफ फेक हार्मनी। अक्सर लोग इस भ्रम में रहते हैं कि आज्ञाकारिता से शांति आती है, लेकिन यह शांति वास्तविक नहीं होती। यह केवल सरफेस लेवल पर होती है। अंडरनीथ व्यक्ति की आत्मा कॉन्फ्लिक्टेड होती है। वह जानता है कि जो कुछ हो रहा है वह गलत है। वह समझता है कि कुछ बातें उसे चोट पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी वह प्रतिरोध नहीं करता, क्योंकि उसे भय है रिजेक्शन का, आइसोलेशन का, या उस फ्रैजाइल हार्मनी को तोड़ने का जिसमें वह जी रहा है। यह फेक हार्मनी दरअसल लॉन्ग टर्म मेंटल एग्जॉस्शन की वजह बनती है। शोध बताते हैं कि क्रॉनिक ओबीडियंस, जहां व्यक्ति लगातार अपने इमोशंस को सप्रेस करता है, वहां तनाव, लो सेल्फ एस्टीम और इवन ऑटो इम्यून समस्याओं तक का खतरा बढ़ जाता है। आई ओबे, देयरफॉर आई एग्जिस्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस। एक और मनोवैज्ञानिक जाल है व्यक्ति की पहचान का आज्ञाकारिता से जुड़ जाना। जब कोई व्यक्ति वर्षों तक हर आदेश को मानता है बिना अपनी इच्छा को सुने, तो वह खुद को वही समझने लगता है। मैं वो हूं जो आदेश मानता है। उसकी सेल्फ वर्थ अब दूसरों की संतुष्टि से जुड़ी होती है। यह आइडेंटिटी क्राइसिस तब गहराता है जब कोई बाउंड्री तय करनी हो, जब किसी के साथ असहमति जतानी हो। तब वह महसूस करता है कि जैसे उसके पास कोई स्व, सेल्फ है ही नहीं। इस स्तर पर ओबीडियंस एक आत्मविस्मृति, सेल्फ फॉरगेटिंग बन जाती है। रिजेंटमेंट एज अ स्लो बर्निंग फायर। जब व्यक्ति लगातार सप्रेस करता है अपनी नाराजगी, अपनी असहमति, अपनी पीड़ा, तो यह सप्रेस्ड इमोशन समय के साथ रिजेंटमेंट में बदलता है। ये रिजेंटमेंट शांत नहीं होता, यह व्यक्तित्व में पैसिव एग्रेशन के रूप में बाहर आता है। रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, मदद करने से इनकार करना, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ न कहना, किसी की बात पर सहमत होने का नाटक करना, लेकिन भीतर से द्वेष रखना, अपने ही जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाना। रिजेंटमेंट अगर व्यक्त न किया जाए तो व्यक्ति को सिनिकल बना देता है। वह हर रिश्ते में शंका देखने लगता है। उसे हर अथॉरिटी फिगर एक मैनिपुलेटर लगता है। वह हर नियम को कैद समझता है, भले ही वह नियम तार्किक ही क्यों ना हो। द सोशल कॉस्ट ऑफ रिबेलियन। तो क्या आज्ञाकारिता हमेशा गलत है? नहीं। सवाल यह नहीं है कि आज्ञाकारिता अच्छी है या बुरी। सवाल यह है, क्या वह स्वेच्छा से है या कंडीशनिंग से? जो आज्ञाकारिता स्वेच्छा से आती है, जो विवेक और समझ से जन्म लेती है, वह स्वस्थ है। लेकिन जो आज्ञाकारिता भय, गिल्ट या रिजेक्शन से जन्मी हो, वह केवल मानसिक गुलामी है। समाज रिबेलियन से डरता है क्योंकि वह कंट्रोल स्ट्रक्चर को चुनौती देता है। रेबल व्यक्ति अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछता है। क्यों? वह ब्लाइंड एक्सेप्टेंस से इनकार करता है। उसे कंट्रोल करना कठिन होता है। इसलिए समाज ऐसे लोगों को डिफिकल्ट, एरोगेंट या प्रॉब्लमैटिक कहता है। पर वास्तव में वही लोग लॉन्ग टर्म में बदलाव लाते हैं। एस्केप फ्रॉम द ओबीडियंस ट्रैप।
इस ट्रैप से निकलना आसान नहीं है। कंडीशन्ड ओबीडियंस एक डीपली रूटेड हैबिट है जिसे पहचानने और अनलर्न करने में समय लगता है। इससे बाहर निकलने के कुछ मानसिक कदम है। एक, अवेयरनेस। सबसे पहले समझो कि कब तुम हां कह रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि टकराव से डरते हो। दो, माइक्रो रेजिस्टेंसेस। शुरुआत छोटे ना से करो, हर चीज पर सहमत मत हो जाओ। तीन, इनर डायलॉग। खुद से पूछो, क्या मैं ये वाकई चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो खुद को उसकी अनुमति दो। चार, असर्टिवनेस वर्सेस एग्रेशन। अपना मत रखना सीखो, लेकिन क्रोध या आलोचना के बिना। पांच, रीडिफाइन गुडनेस। खुद को अच्छा इंसान समझने के लिए आज्ञाकारी होना जरूरी नहीं। इंटीग्रिटी, करेज और ऑथेंटिसिटी भी गुडनेस है। छह, लेट अदर्स बी डिसअपॉइंटेड। सभी को खुश नहीं कर सकते, ये सच्चाई स्वीकारनी होगी। सही, क्रिएट बाउंड्रीज। हर रिश्ते में कुछ सीमाएं जरूरी है। बाउंड्रीज रखना सेल्फिश नहीं, सेल्फ रिस्पेक्टिंग है। आठ, थेराप्यूटिक रिफ्लेक्शन। अगर असंतोष बहुत पुराना और गहरा हो चुका है तो इंट्रोस्पेक्शन या थेरेपी एक जरूरी कदम हो सकता है। निष्कर्ष, आज्ञाकारिता तब तक विष नहीं है जब तक वह स्वैच्छिक हो, लेकिन जब वह व्यक्ति की इच्छा, स्वाभाविक विरोध और आत्म संवाद को दबा दे तब वह आत्मघात है। रिजेंटमेंट कोई दोष नहीं है, यह एक संकेत है कि भीतर कुछ कुचला जा रहा है। हर बार जब तुम बिना सोच विचार के हां कहते हो तब तुम्हारे भीतर कोई ना कह रहा होता है जिसे सुनना अब जरूरी है। चैप्टर 5, गुडनेस इज मिस्टेकन फॉर क्वाइट कंप्लायंस। अच्छा इंसान होने का भ्रम। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब उसे तय करना होता है कि वह क्या बनना चाहता है, एक अच्छा इंसान या एक सच्चा इंसान। अक्सर हम समझ नहीं पाते कि इन दोनों में फर्क होता क्या है। समाज ने अच्छे इंसान की जो छवि बना रखी है उसमें सबसे प्रमुख बात यह होती है, चुप रहना। वो इंसान जो विवाद से दूर रहे, जो किसी की बात का विरोध न करे, जो सब कुछ सह जाए लेकिन बदले में उंगली न उठाए। ऐसे इंसान को समाज अक्सर अच्छा मान लेता है। पर क्या ये वाकई अच्छाई है या ये कंप्लायंस है? एक ऐसा मौन जो असल में असहमति की हत्या करता है। चुप रहने की संस्कृति बचपन से हमें सिखाया जाता है। बड़ों से बहस मत करो, जो कह रहे हैं वही सही है। ये संस्कार यही है कि तुम चुप रहो। धीरे धीरे हम अपनी आवाज खो देते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि मौन ही सम्मान है और असहमति ही दुश्मनी। पर यही संस्कृति हमें उस मुकाम तक ले जाती है जहां हम लोगों के साथ होने वाले अन्याय को भी चुपचाप सहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अच्छा बनना है। हम भूल जाते हैं कि अच्छाई सिर्फ शांति बनाए रखने में नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। नैतिकता, अकलक, मौन। नैतिकता का अर्थ हमने सीमित कर दिया है। जैसे किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो भी माफ कर दो। जैसे किसी ने झूठ बोला तो भी उसे जाने दो। जैसे किसी ने तुम्हें दबा दिया तो भी अपना सर झुका लो। हम ये नहीं समझते कि सत्य की नैतिकता चुप्पी की नैतिकता से कहीं ऊपर होती है। असल नैतिकता तब होती है जब हम असुविधाजनक सच बोलने का साहस रखते हैं, जब हम अपने और दूसरों के लिए खड़े होते हैं, भले ही दुनिया हमें कठोर कहे। खुद से गद्दारी। अच्छे बनने की इस दौड़ में हम एक दिन खुद से गद्दारी कर बैठते हैं। हम उन बातों को नजरअंदाज करते हैं जो हमें तकलीफ देती है। हम उन रिश्तों में बने रहते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर ये भर लिया है कि अच्छा इंसान वही है जो कभी पलट कर कुछ न कहे। पर यह अच्छाई नहीं, ये खामोश आत्महत्या है। हर बार जब हम सच बोलने से डरते हैं, हर बार जब हम असहमति दर्ज नहीं करते, हम अपने अस्तित्व का एक टुकड़ा खो देते हैं। कई लोग जिंदगी भर चुप रहते हैं और आखिर में उन्हें कोई याद भी नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी कोई लकीर खींची ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी अपना सच बोला ही नहीं था। सामाजिक अच्छाई बनाम आंतरिक सच्चाई। समाज को ऐसे लोग पसंद आते हैं
जो शांति बनाए रखे, चाहे वो शांति ऊपर से हो, अंदर चाहे तूफान चल रहा हो। क्योंकि शांति में व्यवस्था होती है और व्यवस्था से सत्ता को आराम मिलता है। इसलिए जब तुम आवाज उठाते हो, तुम्हें गुस्सैल, अशिष्ट, बदतमीज कहा जाता है। पर क्या गलत को गलत कहना बदतमीजी है? जब एक बच्चा घर में किसी बड़े के दुर्व्यवहार की बात करता है, तो परिवार कहता है, बड़ों का सम्मान करो। जब एक कर्मचारी बॉस के अन्याय पर सवाल उठाता है, तो कहा जाता है, फालतू बहस मत करो, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जब कोई स्त्री अपने पति के अत्याचार की बात करती है, तो समाज कहता है, घर तोड़ोगी क्या? हर बार अच्छाई का नकाब पहनाकर उसे मौन में बदल दिया जाता है। कंप्लायंस की कीमत, जो कंप्लायंस समाज मांगता है, उसकी कीमत बहुत भारी होती है। वो कीमत है आत्मसम्मान की, आत्म अभिव्यक्ति की, आत्मविश्वास की। धीरे धीरे हम अपने ही विचारों को दबाना सीख जाते हैं। हमें आदत हो जाती है हाँ में हाँ मिलाने की, अपने विचार छुपाने की, अपने मन को मार देने की। फिर एक दिन हमें समझ में आता है कि हमें अच्छा बनने में इतना खो जाना पड़ा कि हम खुद को खो बैठे। विरोध भी एक अच्छाई है। इतिहास ने हमेशा बताया है कि असली परिवर्तन उन लोगों ने लाए जो चुप नहीं रहे। महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर, भगत सिंह, मार्टिन लूथर किंग, ये लोग अच्छे नहीं कहे जाते थे अपने समय में। इन्हें बागी, गलत, विद्रोही कहा गया, पर उन्होंने कभी चुप रहना नहीं चुना। उन्होंने दिखाया कि विरोध करना भी एक नैतिक कर्तव्य है। अच्छाई तब तक अधूरी है जब तक उसमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं हो। चुप रहना एक सुविधाजनक पलायन। कई बार हम सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं बोल दूं तो क्या बदल जाएगा? पर यह सोच ही हमें एक निर्जीव प्राणी में बदल देती है। हम अपने मन को सुला देते हैं, अपने सवालों को चुप करा देते हैं। धीरे धीरे हम वो बन जाते हैं जो सिर्फ जिंदा होते हैं, पर जीवित नहीं। सच्चा इंसान बनो, अच्छा नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम ये समझें, हर बार चुप रह जाना अच्छाई नहीं है, हर बार सह लेना समझदारी नहीं है, हर बार झुक जाना महानता नहीं है। कभी कभी सबसे ज्यादा जरूरी होता है साफ साफ कहना, डटकर खड़ा होना और असहमति को स्वीकारना। सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी आत्मा से समझौता न करे, जो समाज की परिभाषाओं से ऊपर उठे और खुद की परिभाषा बनाए। क्योंकि मौन अच्छाई नहीं है अगर वो अन्याय को टिकाए रखे। समाप्ति बिंदु। इस अध्याय का सार यही है, अच्छाई को चुप्पी से मत मिलाओ। क्योंकि कई बार जो सबसे ज्यादा शांत दिखाई देता है, वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। चैप्टर 6, हिस्ट्री इज द वर्जन दैट सर्वाइव्ड। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, तो क्या वाकई हम सच को पढ़ते हैं, या हम केवल वो पढ़ते हैं जो लिखा गया? और जिंदा बचा इतिहास, जैसा हमें बताया गया है, अक्सर एक कहानी होती है। और ये कहानी किसकी होती है? उस विजेता की, जिसने युद्ध जीता, जिसने सत्ता हासिल की, जिसने आखिरी शब्द लिखा। मगर हर जीत के पीछे एक हार होती है, और हर शब्द के पीछे कई चुप्पियां होती है, जिन्हें इतिहास शायद जानबूझकर अनसुना कर देता है। हम अक्सर ये मानते हैं कि इतिहास एक तथ्यात्मक क्रम है कि कब क्या हुआ, किसने क्या किया और कैसे दुनिया बदलती गई। मगर हकीकत में इतिहास एक प्रक्रिया है चुनने की, किसकी कहानी सुनाई जाए और किसकी कहानी मिटा दी जाए। जो मारे गए वो बोले कैसे? जब कोई राजा युद्ध में हारता है, उसकी सल्तनत ढह जाती है, उसका झंडा जमीन पर गिर जाता है और उसके अनुयायी या तो मार दिए जाते हैं या गुलाम बना लिए जाते हैं। अब सवाल यह है, वो जो हार गया, क्या उसकी सच्चाई इतिहास में दर्ज होती है? बहुत बार नहीं। एक उदाहरण लो, प्राचीन सभ्यताओं का। हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष तो मिलते हैं, लेकिन उनकी भाषा, उनकी कहानियां, उनके आखिरी दिन, वो सब हमारी समझ से परे है। हमारे पास जो जानकारी है वो टुकड़ों में है, और जो हमने सीखा है वो हमारी वर्तमान सोच के फ्रेम में फिट किया गया है। इसी तरह जब विजेता राजा
अपने काल की महिमा लिखवाते हैं तो वो केवल अपनी महानता दर्ज करवाते हैं। वो नहीं बताते कि उन्होंने कितने गांव जलाए, कितने निर्दोष मारे गए और किस तरह सत्ता के लिए इंसानियत कुचली गई। इतिहास कोई निष्पक्ष दस्तावेज नहीं होता। यह एक मंच है जिस पर सिर्फ वही बोलता है जो बचा रहा। इतिहास और सत्ता का गठबंधन। जब कोई सत्ता में होता है तो उसके पास सिर्फ ताकत नहीं होती, उसके पास कहानी कहने का हक भी होता है। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, शासक ये तय करता है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, संग्रहालयों में क्या रखा जाएगा और देश की पहचान किस आधार पर बनाई जाएगी। एक उदाहरण देखिए, औपनिवेशिक इतिहास। जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया तो उन्होंने जो इतिहास लिखा उसमें भारतीयों को पिछड़ा, अंधविश्वासी और बंटा हुआ दिखाया गया। उन्होंने अपने सभ्य बनाने के मिशन को न्याय संगत ठहराने के लिए तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा। और जब हम आज वही किताबें पढ़ते हैं तो अनजाने में हम वही दृष्टिकोण दोहराते हैं जो हमारे ऊपर थोपे गए थे। सवाल यह नहीं है कि अंग्रेज बुरे थे या भारतीय श्रेष्ठ। सवाल यह है कि हमने किसकी कहानी सुनी और किसकी कहानी खो गई। इतिहास और सत्य, क्या ये अलग चीजें हैं? एक आम भ्रम होता है कि इतिहास सच होता है, लेकिन इतिहास एक संग्रह होता है, सत्य का नहीं, बल्कि दर्ज किए गए वर्जन का। यदि कोई घटना चार लोगों ने देखी हो और सिर्फ एक को बोलने दिया जाए तो क्या वो कहानी पूरी होगी? नहीं। मगर इतिहास में ठीक यही होता है। हम पढ़ते हैं किताबें जो किसी एक दृष्टिकोण से लिखी गई है, किसी एक देश, धर्म, वर्ग या सत्ता के चश्मे से। इसका असर क्या होता है? हम एक सीमित फ्रेम में सोचते हैं। हम मान लेते हैं कि जो बताया गया है वही अंतिम है और जो नहीं बताया गया शायद उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। अनकही कहानियां और दबी आवाजें। हर इतिहास के पीछे कुछ अनकही कहानियां होती हैं। हर सभ्यता में ऐसे लोग रहे हैं जो कभी लिख नहीं पाए, बोल नहीं पाए या जिनकी आवाजें जानबूझकर कुचल दी गई। गुलामों का इतिहास, आदिवासियों की संस्कृति, स्त्रियों की लड़ाइयां, इन सब की जगह बहुत देर से मिली है और अभी भी अधूरी है। जब इतिहास सिर्फ महलों और सेनाओं की बात करता है तब वो खेतों, गलियों, रसोइयों और मजदूरों की चुप्पियों को नजरअंदाज करता है। आज जो हम पढ़ते हैं वो किसी संपादित संस्करण की तरह है, जहां कुछ पन्ने हटा दिए गए हैं, कुछ शब्द मिटा दिए गए हैं और बाकी पंक्तियां लाल स्याही से दोबारा लिखी गई है। विजेता ही हमेशा सही नहीं होता। इतिहास में अक्सर विजेता को नैतिक माना गया है। जिसने युद्ध जीता उसे वीर कहा गया, जिसने सत्ता पाई उसे योग्य कहा गया। मगर क्या ताकत अपने आप में सत्य का प्रमाण है? हिटलर के द्वार को देखो। जर्मनी में उसने एक पूरा नैरेटिव खड़ा कर दिया। यहूदियों को दुश्मन बताया गया, अपनी जाति को श्रेष्ठ। और उस समय के दस्तावेज, भाषण, अखबार, सबने उस झूठ को सिस्टम बना दिया। अब कल्पना करो, अगर हिटलर जीत गया होता तो आज का इतिहास कैसा होता? शायद हम उसे विकासशील नेतृत्व कहते। शायद हम उन कैंप्स को सुरक्षा केंद्र कहते। क्योंकि इतिहास वो नहीं जो हुआ, इतिहास वो है जो बताया गया। इतिहास को समझने का नया तरीका। तो इसका समाधान क्या है? क्या हम किसी भी इतिहास पर विश्वास न करें? नहीं, पर हमें इतिहास को पढ़ने का तरीका बदलना होगा। हमें हर कहानी के पीछे अनकहा तलाशना होगा। हमें समझना होगा कि कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है और कौन चुप है। जब हम इन सवालों को साथ लेकर इतिहास को पढ़ते हैं तब हम तथ्यों से आगे जाकर प्रसंग समझ पाते हैं। वर्तमान में इतिहास का प्रभाव आज भी राजनीति, राष्ट्रवाद और पहचान की लड़ाई इतिहास के ही सहारे लड़ी जाती है। एक मूर्ति गिराई जाती है तो उसे इतिहास मिटाना कहा जाता है। एक पाठ्य पुस्तक बदली जाती है तो उसे संस्कृति बचाना कहा जाता है। मगर सच ये है कि इतिहास खुद कभी स्थिर नहीं रहा। वो बदलता है, झुकता है और कभी-कभी तो घुटनों के बल बैठ जाता है सत्ता के सामने। निष्कर्ष, हिस्ट्री इज द वर्जन दैट सर्वाइव्ड। ये वाक्य
हमें याद दिलाता है कि जो कुछ हम जानते हैं वो शायद सही नहीं, बल्कि बचा हुआ है। इतिहास को श्रद्धा से नहीं, सवालों से पढ़ो, क्योंकि सवाल ही वो औजार है जो हमें अंधेरे में से असल रोशनी तक ले जाते हैं। और जब तक हम सिर्फ वही सुनते रहेंगे जो जीत गए, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कितनी कहानियां हार कर दफन हो गई। चैप्टर 7। एम्पैथी कैन बी अ मैनिपुलेटर्स फेवरेट टूल। हम आमतौर पर एम्पैथी को एक महान गुण मानते हैं। किसी को समझना, उसकी भावनाओं से जुड़ना, उसकी तकलीफ को महसूस करना, ये सब किसी इंसान की संवेदनशीलता, उसकी इंसानियत की पहचान माना जाता है। मगर सवाल ये है, क्या एम्पैथी वाकई हमेशा एक गुण ही होती है, या कभी-कभी ये एक चाल भी हो सकती है? कभी आपने सोचा है कि कोई आपकी भावनाओं को इतनी गहराई से समझता है कि वो आपको खुद के खिलाफ इस्तेमाल कर ले? एम्पैथी जब गलत हाथों में होती है, तो वो एक हथियार बन जाती है, चुपचाप असर डालने वाला, लेकिन बेहद खतरनाक। मैं तुम्हें समझता हूं, एक जाल। हर इंसान के भीतर एक गहरी जरूरत होती है समझे जाने की। हम चाहते हैं कि कोई हमें सुने, हमारी बातों को महसूस करे, बिना जजमेंट के हमारे भीतर झांके। और यही जरूरत अक्सर हमें कमजोर बना देती है। कोई जब कहता है, मैं तुम्हें समझता हूं, तो हम खुल जाते हैं। हम अपनी परतें उतार देते हैं। हम उन्हें वो सब बता देते हैं जो शायद हमने किसी और को नहीं बताया। मगर अगर सामने वाला इंसान सिर्फ दिखावा कर रहा हो, अगर उसकी एम्पैथी सिर्फ एक चाल हो जिससे वो आपकी कमजोरियां जान सके, मैनिपुलेटर्स एम्पैथी का इस्तेमाल करते हैं भरोसे का दरवाजा खोलने के लिए, और फिर उसी दरवाजे से आपकी सुरक्षा को निकाल फेंकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का उल्टा चेहरा। एम्पैथी का रिश्ता इमोशनल इंटेलिजेंस से होता है। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होता है, वो दूसरों की मनस्थिति को बेहतर समझता है। मगर यही स्किल जब एक स्वार्थी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो, तो ये एक साइलेंट वेपन बन जाती है। एक स्मार्ट मैनिपुलेटर को पता होता है कि आपको किस बात से तकलीफ होती है। उसे ये भी पता होता है कि किस टोन में बात की जाए कि आप गिल्ट में आ जाए। वो आपकी इनसिक्योरिटीज को सुनता है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें आपके खिलाफ मोड़ सके। वो आपकी सारी पर्सनल बातें, आपकी ट्यूटन, आपकी पिछली गलतियां, सब कुछ कलेक्ट करता है, जैसे कोई हथियार इकट्ठा कर रहा हो। और फिर किसी दिन जब आप उसकी बात से असहमत होते हैं, वो उन सबको आपके खिलाफ मोड़ देता है। भावनाओं का सौदा। मैनिपुलेशन अक्सर इमोशनल टेरिटरी में ही होता है। कोई जब कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये काम कर दो, या मुझे तुमसे यही उम्मीद थी लेकिन तुमने निराश किया, तो ये एक सटल इमोशनल प्रेशर होता है। वो व्यक्ति आपके एम्पैथी बटन को एक्टिवेट करता है। वो जानता है कि आप उसके दर्द को समझते हैं, और उसी समझदारी को हथियार बना देता है। एम्पैथी को वो गिल्ट में बदल देता है। आप सोचने लगते हैं, शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं ही बहुत ज्यादा सोच रहा हूं, शायद उसे सच में जरूरत है मेरी। और इस शायद की जंजीरें आपको धीरे धीरे बंदी बना लेती हैं। द नाइस मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर्स जरूरी नहीं कि जोर से बोलें या गुस्सा करें। कई बार वो बहुत शांत, बहुत समझदार और बेहद नाइस लगते हैं। वो आपके साथ एम्पैथेटिक बिहेव करते हैं। आपको लगता है कि वो तो मुझे सबसे ज्यादा समझते हैं, मगर उस समझ के नीचे एक पैटर्न होता है। हर बार आपकी बाउंड्रीज धीरे धीरे तोड़ी जाती है। वो आपकी सहमति ले लेते हैं क्योंकि आपको गिल्ट ट्रिप करा चुके होते हैं। तुम तो इतने अच्छे हो, तुम मना नहीं करोगे, तुम तो सबका दर्द समझते हो, तुम्हें तो फर्क पड़ता है। ये सब बातों का मकसद एक ही होता है, आपकी संवेदनशीलता को कंसेंट में बदल देना। एम्पैथी बॉम्बिंग, द साइकोलॉजिकल ट्रैप, एक गहरा मनोवैज्ञानिक टूल होता है। एम्पैथी बॉम्बिंग, इसमें कोई इंसान शुरू शुरू में आपको इतना समझता हुआ दिखता है, इतना इमोशनली कंपेटेबल लगता है कि आप खुद को पूरी तरह खोल देते हैं। आप अपनी वल्नरेबिलिटी साझा करते हैं क्योंकि आपको लगता है, फाइनली कोई है जो मेरी परवाह करता है। मगर धीरे धीरे वही इंसान आपकी ही बातें इस्तेमाल करता है, आपको गिल्ट देने के लिए, आपको साइलेंस में धकेलने के लिए,
या आपको इमोशनली डिपेंडेंट बना देने के लिए। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल एंट्रैपमेंट होता है जो एम्पैथी के कपड़े में आता है, लेकिन असल में वो कंट्रोल चाहता है। सेल्फ एम्पैथी बचाव का पहला हथियार। एम्पैथी की शक्ति से बचने का उपाय क्या है? शुरुआत होती है सेल्फ एम्पैथी से। जब आप अपनी भावनाओं को खुद वैलिडेट करना सीखते हैं, जब आप खुद को गिल्ट से निकालकर क्लैरिटी से देखते हैं, तब कोई और आपकी समझदारी को आपके खिलाफ वेपन नहीं बना सकता। सेल्फ एम्पैथी का मतलब है अपनी बाउंड्रीज को जानना, मुंह न कहने का हक पहचानना और ये समझना कि किसी को समझना जरूरी है, लेकिन उसके लिए खुद को मिटा देना नहीं। एम्पैथी एग्रीमेंट। एक और भ्रम ये होता है कि अगर आप एम्पैथेटिक हैं तो आपको हर बात मान लेनी चाहिए। ये सच नहीं है। आप किसी की तकलीफ समझ सकते हैं बिना उनकी हर डिमांड को स्वीकार किए। एम्पैथी का मतलब सहानुभूति है, समर्पण नहीं। मैनिपुलेटर्स इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो आपको ऐसा फील कराते हैं जैसे डिसएग्रीमेंट मतलब बिट्रेयल है। और आप, क्योंकि आप उन्हें दुखी नहीं करना चाहते, धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं। पर हर कॉम्प्रोमाइज एक हिस्सा ले लेता है आपकी क्लैरिटी का, आपकी डिग्निटी का। हाउ टू स्पॉट मैनिपुलेटिव एम्पैथी। कुछ संकेत जो बताते हैं कि एम्पैथी अब चाल बन चुकी है। एक, आप गिल्ट महसूस करने लगते हैं बिना किसी ठोस कारण के। दो, आप अपनी बाउंड्रीज बार बार एडजस्ट कर रहे होते हैं। तीन, आपके ना कहने पर सामने वाला आपको बुरा इंसान महसूस कराता है। चार, सामने वाला बार बार आपके पास ट्रॉमास का जिक्र करता है एक एज लेने के लिए। पांच, आप महसूस करते हैं कि आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं मगर फिर भी रुक नहीं पाते। अगर ये पैटर्न्स लगातार हो रहे हैं तो समझिए एम्पैथी अब वेपन बन चुकी है। कंक्लूजन। एम्पैथी जब सही हाथों में होती है तो हीलिंग बनती है, मगर जब ये किसी मैनिपुलेटर के हाथ में हो तो वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मैं तुम्हें समझता हूं, एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है, लेकिन ये खूबसूरत तब तक ही है जब तक उसमें सचमुच ईमानदारी हो। हर अंडरस्टैंडिंग हमेशा प्योर नहीं होती। कभी कभी वो एक ट्रैप होती है जिसमें आप धीरे धीरे अपनी सोच, इच्छा और पहचान खोने लगते हैं। एम्पैथी को ब्लाइंडली डिवाइन मत मानिए। उसका प्रयोग देखिए, उसका पैटर्न देखिए, और सबसे जरूरी, खुद को इतना मत खोलिए कि कोई और आपको बंद कर सके। चैप्टर 8। When truth stops being useful, it's silenced. सच बोलना एक नैतिक आदर्श की तरह सिखाया जाता है। बचपन से हमें यही बताया जाता है कि सच बोलो, ईमानदार रहो और जो गलत हो उसका विरोध करो। मगर जब हम बड़े होते हैं तो समझ आता है कि सच सिर्फ नैतिक नहीं होता, वो राजनीतिक भी होता है। इस दुनिया में सच तब तक जिंदा रहता है जब तक वो किसी के लिए फायदेमंद होता है, और जैसे ही वो सच किसी की सत्ता, छवि या सुविधा पर सवाल उठाने लगे, वो सच खामोश कर दिया जाता है। सच और सत्ता का रिश्ता, सच का अस्तित्व सत्ता से टकराकर ही असली आकार लेता है, क्योंकि सत्ता को सिर्फ वही सच पसंद होता है जो उसके नैरेटिव को मजबूत करे। अगर कोई सच उसकी छवि बिगाड़ता है या उसके झूठ की परतें उधेड़ता है तो वो सच दुश्मन बन जाता है। इतिहास गवाह है, जो भी सच सत्ता के लिए असहज रहा है उसे या तो तोड़ मरोड़ दिया गया है या इतनी शांति से दबा दिया गया है कि उसकी गूंज भी कहीं नहीं बची। सच शाह को सच को चुप कराने की प्रक्रिया बहुत साफ सुथरी होती है। सच को मारने के लिए किसी तलवार की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ साइलेंस ही काफी होती है। उसे पब्लिश नहीं किया जाता, उसे एल्गोरिदम में नीचे दबा दिया जाता है, उसे फ्रिंज या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और धीरे धीरे लोग मानने लगते हैं कि वो कभी था ही नहीं। सत्ता के लिए ये सबसे आसान तरीका है सच को झूठ नहीं बनाना, बस उसे इरेलीवेंट बना देना। कॉन्वीनियंट लाइस वर्सेस अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स। एक असहज सच आपको बेचैन कर देता है। वो आपके बनाए हुए विश्वासों को तोड़ता है। वो आपसे सवाल पूछता है जो आप पूछना नहीं चाहते। वो आपको मजबूर करता है कि आप जो नॉर्मल मानते हैं उसे दोबारा सोचें। वहीं एक सुविधाजनक झूठ आपको आराम देता है। वो आपको यकीन दिलाता है कि सब ठीक है,
कि जो है वही होना चाहिए, कि सवाल उठाना नेगेटिविटी है। यही वजह है कि अधिकतर लोग सच जानने से ज्यादा सच जैसा दिखने वाला झूठ पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनके कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब नहीं करता। ट्रूथ का एक्सपिरेशन डेट, सच का एक अजीब पक्ष ये है, वो भी समय के साथ एक्सपायर हो सकता है। कोई घटना घटती है, वो सच उस वक्त उभरता है, लोग सुनते हैं, कुछ आवाजें उठती है, मगर फिर धीरे धीरे साइलेंस छा जाता है। नया शोर, नई हेडलाइंस, नई डिस्ट्रैक्शंस, और पुराना सच धीरे धीरे आर्काइव में चला जाता है। कभी कभी सच्चाई इतने साल बाद सामने आती है कि तब तक किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। सच जिसकी कीमत पहले बहुत भारी थी, अब बस एक हिस्टोरिकल ट्रिविया बन जाता है। विसल ब्लोअर्स, ट्रूथ की सबसे खतरनाक आवाज। जब कोई व्यक्ति सिस्टम के भीतर से उठकर बोलता है कि ये जो दिख रहा है वो सच नहीं है, तो सत्ता घबरा जाती है, क्योंकि अब झूठ के महल में दरारें पड़ने लगती है। एडवर्ड स्नोडेन, चेल्सी मैनिंग, जूलियन असsange, ये वो नाम है जो सच को सामने लाए, लेकिन उन्हें इनाम नहीं मिला, बल्कि सज्जा मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कहा जो सच था, लेकिन सत्ता के लिए उपयोगी नहीं था। मीडिया जो सच दिखाता है, या जैसा उसे दिखाने को कहा जाता है। आज का मीडिया ऐसा यंत्र बन चुका है जो सच्चाई नहीं बल्कि नैरेटिव फैलाता है। आपको लगता है कि आपको सारी खबरें मिल रही हैं, मगर असल में आपको सिर्फ वो दिखाया जा रहा है जिसे कोई दिखाना चाहता है। एक खास एंगल, एक तय लैंग्वेज, एक चुना हुआ टोन, और सच बदल जाता है। वो अधूरा होता है, लेकिन पैकेज्ड इतना साफ होता है कि आप सवाल भी नहीं करते। सच बोलने की कीमत, आइसोलेशन। जो लोग सच बोलते हैं वो अक्सर अकेले हो जाते हैं। समाज उन्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि वो समाज को आईना दिखाते हैं, और कोई भी रोज सुबह अपनी कुरूपता देखना नहीं चाहता। इसलिए सच बोलने वालों को ओवरथिंकर, नेगेटिव या रेबेल कहा जाता है, क्योंकि अगर हम उनकी बात मान ले तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा, और ज्यादातर लोग बदलाव से डरते हैं। इंस्टीट्यूशनल साइलेंस, सुनियोजित चुप्पी। कई बार सच्चाई को दबाने के लिए कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती, बस कुछ ना करना ही काफी होता है। कोई केस हो जिसमें सच्चाई सामने लाने वाला मर गया, या किसी सिस्टम फेलियर के पीछे सच छिपा है, तो जांच सालों तक चलती है। जांच जारी है, ये तीन शब्द सच्चाई को दबाने के सबसे शांत, सबसे प्रभावी हथियार है। कोई क्लोजर नहीं, कोई सवाल नहीं, और पब्लिक की याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। द इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रूथ। सच सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो आर्थिक भी है। कई कंपनियां, ब्रांड्स और कॉरपोरेट्स उन रिसर्च पेपर्स को दबा देते हैं जो उनके प्रोडक्ट की हानिकारकता को उजागर करते हैं। तंबाकू, शुगर, क्लाइमेट चेंज, फार्मास्यूटिकल्स, इन सभी क्षेत्रों में ट्रूथ को खरीदा गया है, क्योंकि एक सच्चाई अगर मुनाफे को मारती है तो वो सच्चाई अब खतरा बन जाती है। कंक्लूजन, सच को जिंदा रखना एक लड़ाई है। सच अपने आप नहीं टिकता, उसे जिंदा रखने के लिए एक जागरूक, साहसी और जिद्दी समाज चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो न सिर्फ सच बोले, बल्कि जब वो चुप कर दिया जाए तो उसे फिर से दोहराए, फिर से पूछे, फिर से खोले। सच वो चीज है जो शोर नहीं मचाता, पर अगर उसे चुप करा दिया गया तो धीरे धीरे हमारी चेतना भी मरने लगती है। When truth stops being useful, it's silenced. इसलिए सवाल पूछते रहो, क्योंकि सवाल ही है जो सच को जिंदा रखते हैं। अंतिम अध्याय, निष्कर्ष। हर विचार एक बीज की तरह होता है, जिसे हमने इस यात्रा में अलग अलग मिट्टियों में बोया। कुछ बीज संदेह के थे, कुछ तर्क के, और कुछ ऐसे जो अपने अस्तित्व को ही प्रश्न बना बैठे। हमने देखा कि कैसे पहचान स्वयं एक भ्रम हो सकती है, कैसे अनुभव सिर्फ रासायनिक प्रतिक्रियाओं की कैद में बंधे हैं, और कैसे सत्य का कोई अंतिम आधार नहीं। इन सब के बीच एक बात स्पष्ट हुई कि हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि खोज में बने रहने के लिए सोचते हैं। परसेप्शन हमें बताता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, बल्कि जैसी हमारी चेतना उसे गढ़ती है। मेमोरी हमें यह सिखाती है कि हमारा अतीत खुद हमारे द्वारा हर बार
दोबारा रचा गया झूठ हो सकता है। और आइडेंटिटी, जिसे हम अपना मैं समझते हैं, वह भी एक लगातार बदलता हुआ स्वप्न है। इन सारे अध्यायों की परछाइयां मिलकर एक ऐसा आईना बनाती है जिसमें देखने पर कोई चेहरा नहीं दिखता, केवल प्रश्न। शायद यही इस यात्रा का उद्देश्य था। उत्तर नहीं, बल्कि वह बेचैनी जो हमें जगाए रखती है। उस बेचैनी को हम अक्सर असहजता कहते हैं, लेकिन वही असहजता हमारी चेतना का पहला जागरण है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि हम कौन हैं? क्या इस ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य है, या हम बस अनगिनत परमाणुओं की दुर्घटना है? क्या ज्ञान, तर्क और दर्शन अंततः हमें किसी शांति की ओर ले जा सकते हैं, या वे हमें एक गहरे अंधकार की ओर धकेलते हैं जहां सत्य भी मौन हो जाता है? इस वीडियो की हर थ्योरी एक दर्पण थी, और हर दर्पण ने हमारी आत्मा के किसी अनजाने कोने को दिखाया। अब यह निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस सफर को यहीं विराम दोगे, या भीतर उठती आवाज को सुनकर आगे किसी नई दार्शनिक यात्रा पर निकलोगे? क्योंकि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, और जिनके भीतर जिज्ञासा का दीपक जल चुका है, वो अंधकार से डरते नहीं, बल्कि उसी में रोशनी खोजते हैं। क्या तुम तैयार हो अगली यात्रा के लिए?